Hello everyone, welcome to DM Study Corner. Our today's topic is system of equations. System of that is linear equations. हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी होती हैं, हमें उनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं. तो हम उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बाय मैट्रिक्स मेथड. नॉर्मली बहुत सारे मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बट हम यहाँ मैट्रिक्स की हेल्प से व्हाट वी इज है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स यार हमें मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशंस निकालनी है. तो अब हमारे पास क्या, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है. जैसे अब हमें इसको कैसे लिखते हैं, एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स के, हम उसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 5, 3, 7. नेक्स्ट वन वाई की कोफिशिएंट्स 3, 2, 2, दैट्स 3, 2, 2. देन जेड की जो कोफिशिएंट्स है हमारे पास 7, 2 एंड 10, 7, 2 एंड 10. ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए इनके. अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं इक्वल 4, 9 और 5 के. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है, हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि ये कोफिशिएंट से बनाया गया है तो हम इसका नाम देते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम इनको ये 3 काउंट कर लिए, बट हमने अभी ये वाली लाइन काउंट नहीं की है. अगर हम इसको भी काउंट कर ले 5, 3, 7, 3, सॉरी यहाँ पे 26 था, 26, 3, 26, 2, 7, 2, 10, 4, 9, 5. अब हमारे पास हमने इसको भी काउंट कर लिया है और हम इसको कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. अब हमने पहले वीडियोस में देख चुके कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं. तो हमें इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है सेपरेटली. इसकी रैंक को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसकी रैंक को हम r' से डिनोट करते हैं. ये हमारी इनकी रैंक आ गई. अब हमारी जो इनकी रैंक होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे होंगे, एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं. तो हम इनकी रैंक निकालते हैं. अब देखो हम देख रहे हैं कि हम दोनों की अलग अलग रैंक निकालेंगे, काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा. तो हमारे पास ये जो तीनों रो हैं, तीनों कॉलम हैं, ये इसमें कंटेन हो रहे हैं सेम ना, बस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर सेम, बट दिस लास्ट कॉलम इज़ डिफरेंट. तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रैंक निकालेंगे. मतलब हम इसको लास्ट तक ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर करके ऑपरेशंस लगा के इसको लास्ट में बनाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमारे पास होता है, हम इसको स्किप कर देंगे, एक बार इसको हटा के 4th कॉलम को हटा के देखेंगे कि इसकी रैंक क्या है, क्योंकि ये अब ये देखो और फिर ये देखो, ये दोनों सेम रहेंगे ना. तो अब हम इसकी रैंक निकालेंगे और एक बार हम इसको लगा के रैंक देखेंगे कि इसकी रैंक कितनी है. अब हम रैंक कैसे निकालते हैं कि हमें इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, हमें इसको कन्वर्ट करना होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, अपर मतलब ऊपर के साइड, ट्रायंगुलर मतलब हमें ऐसे मैट्रिक्स बनानी है. जैसे यहाँ पे ये डायगोनल है, इससे डायगोनल टर्म्स ये, इससे ऊपर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, इससे नीचे वाले हमें ज़ीरो बनाने होते हैं. और उस ऊपर भी हम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बना सकते हैं हम वो ज़ीरोज़ बनाते हैं. तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है फिर उसको. और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ दैट्स इक्वल्स टू अवर रैंक हो जाती है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़. तो हम इसकी रैंक निकाल लेते हैं, एक बार लास्ट वाली कॉलम को हटा के और एक बार लास्ट वाले कॉलम को लगा के देखते हैं. इसकी रैंक r होती है, इसकी r' होती है. अब हम आगे देखते हैं कि r और r' पे हमारा कैसे डिपेंड करता है कि उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे. अब हमारे पास आती है राउश थ्योरम. राउश थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि हमारे पास जो भी रैंक आई है वो कैसे फ़र्क डालेगी कि उसका सॉल्यूशन कैसे होंगे. तो ये हमारी किसी भी इक्वेशन को के सॉल्यूशंस बताती हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं हमने. एक तो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन क्या होंगे. एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास है मैनी सॉल्यूशन, और एक है हमारे पास नो सॉल्यूशन कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की, अब राउश थ्योरम क्या बताती है, हमें इनकी कंडीशंस बताती है कि इनकी कंडीशंस क्या होंगी. अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, जो हमारा r होता है वो r' के इक्वल होगा. हमारे जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स था और जो भी हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स था उन दोनों की रैंक सेम होगी. ठीक है,
और वो होती है हमारी n के इक्वल होगी अगर, तो हमारी यूनिक सोल्यूशन होगा। और n क्या है हमारे पास, n हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स मतलब हमारे इक्वेशन में x y z या हमारे पास x1 x2 जो भी निकालने हैं उनकी कितने नंबर है, जैसे x y z, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हो गए 3, तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारे पास r इक्वल्स टू r डैश इक्वल्स टू n, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास r इक्वल्स टू r डैश हो सकता है, मतलब होगा ही, बट ये लेस देन होगा n से। n हमारी नंबर ऑफ़ अननोन्स, हमारे नंबर ऑफ़ अननोन्स ज़्यादा बट हमारी रैंक कम है। जैसे हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं 3, बट अगर हमारे पास रैंक जैसे 2 आ गई 1 आ गई, तो हमारे पास उस कंडीशन में हमारे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि उसकी रैंक उससे कम है। तो हमारे पास इसमें फिर क्या करते हैं हम n माइनस आर को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। ये हम आगे बताएंगे कैसे करना होता है, बट इसकी ये कंडीशन होती है r इक्वल्स टू r डैश लेस देन n, बट ग्रेटर देन n तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले देखा था कि n कभी भी मतलब n हमेशा ग्रेटर होता है r से, r स्मॉलर होता है। अब हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन हो चुका, मैनी सोल्यूशन हो चुका। अब हमारे पास नो सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास दोनों ही मैट्रिक्स की रैंक डिफरेंट आएगी। हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था और जो हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स था, हमारे पास उन दोनों की रैंक अलग आई। जैसे हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स की सिर्फ इतने की रैंक हो, यहाँ पे तो इसकी 2 इसकी 3, अगर ये रैंक कैसे हो गई, इसकी रैंक 2 इसकी रैंक पूरे के मिला के 3 है, तो हमारे पास दोनों की रैंक डिफरेंट है। तो हमारी जो दोनों की रैंक डिफरेंट होती है तो उस केस में हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमारे राउश थ्योरम ने बताया था कि हमें किस कंडीशन पे हमारी रैंक डिपेंड करती है कि कोई भी सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि यूनिक सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास है, हमने यूनिक सोल्यूशन के हम केस पढ़ेंगे। हमारे पास ये भी कोई भी एक इक्वेशन दे रखी थी, हमारे पास 4 इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिख रखा है, हमने अभी पहले देखा था x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखना होता है, फिर y को लिखना होता है और फिर z को। अब ये इक्वल वाले नंबर हमने इधर लिखा दिए, मतलब ये हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। हम इसकी रैंक निकालेंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इसमें ऑपरेशंस लगाया, हमने यहाँ पे 3 ऑपरेशन लगाएंगे, बट यहाँ पे अभी बहुत सारे ऑपरेशन लगेंगे। हमने ऑपरेशंस लगाना पहले सीखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वीडियोस देखिए कि कैसे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। हमने ऑपरेशंस लगाया, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप वो सब देखिए। पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे डायगोनल के नीचे जो भी नंबर हैं, जितने भी हमने सारे 0 बना लिए हैं, और इससे ऊपर जो 0 बन सकते हैं हम वो बना लेते हैं, वरना फिर भी ठीक होता है। हमारे पास ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग कैसे करते हैं, ये हमारे लास्ट वाले कॉलम को हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी मैट्रिक्स हम सेम लिख देंगे। ये मैट्रिक्स हमने सेम लिख दी। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ अननोन्स है, x y z, हमारे पास 3 अननोन्स है, तो हम उनको यहाँ पे लिखेंगे x y z। हमें ये रिप्रेजेंटेशन तो आता ही होगा सबको, 2 - 1 4 0, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना आता होगा। इसको फर्स्ट रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी, x + 2y + z इक्वल में ये वाला 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें ये मिलेगा, ये हमें मिला 2। अब हम सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -y = -1, यहाँ से मिल जाएगा हमें y = 1। अब यहाँ से इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास हो जाएगा 2z = 4, यहाँ से हमें z की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 1 मिल चुकी है। और हम इस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को, x + 2 + 2 हेयर 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। हमारे पास तीनों आ चुकी हैं और हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ आई है। तो ये किसका एग्जांपल था, यूनिक सॉल्यूशन का, मतलब हमारी जो भी x y z की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और इसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमारी r = r डैश = n। तो हमने ये देखा कि इसकी रैंक है, ये वाला इतना मैट्रिक्स है हमारा, 4th कॉलम को हटा के इसकी रैंक हमारे पास क्या है, 3 है, रैंक 3। हमारा स्मॉल r था वो हमारे पास 3 है, और हमारा पूरा मैट्रिक्स यानी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारा 3 की वैल्यू है इसके इक्वल, क्योंकि हमारे पास नंबर लास्ट रो तो हमारे पास 0 है, तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हमारी काउंट होती है रैंक में। तो हमारे पास r डैश की वैल्यू भी 3 है, तो हमारे पास
जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ है आर इक्वल्स टू आर डैश, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल गया है और हमारा ये एन के इक्वल है, क्योंकि एन हमारा नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है। तो हमारे पास आर डैश और एन की वैल्यू सेम हो गई, तो हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल था। हमें खुद देखना होता है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब यूनिक करेगा या उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब हम मैनी सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड हमारे पास सेम है। यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे पास अननोन है, यानी हमारे पास एन की वैल्यू है 3। हमने इसको ऐसे लिख लिया है, एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स, जेड के कोफिशिएंट्स और इक्वल में जो नंबर होते हैं हम वो यहाँ पे लिख चुके हैं। हमने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर दी हैं ऑलरेडी। आपको ये सब आते होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसको कर दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट। अब हम इसकी रैंक देखेंगे, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक कैसे देखते हैं। इसको लास्ट वाले को स्किप कर देते हैं। अब इसकी रैंक हमें कितनी दिख रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरोज, दिस रो इज़ नॉन जीरो, दिस रो इज़ नॉन जीरो बट दिस रो इज़ जीरो, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2। हमारे पास आर डैश मतलब हमने इस पूरे का देखना है आर्गुमेंट मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक कितनी है। तो हमारे पास सेम हेयर लास्ट वाली रो 0 है और हमारे पास 2 ऐसी नॉन जीरो रोज़ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन में हमारे क्या था, आर इक्वल्स टू आर डैश, ठीक है, आर इक्वल्स टू आर डैश आ गया बट लेस देन एन। तो हमारे पास एन की वैल्यू 3 है बट आर और आर डैश इक्वल है, उनकी वैल्यू 2 है। तो इस केस में हमारा मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मैनी सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। और जो हमारे मैनी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास 3 था 2 था, तो n माइनस आर दैट इज़ n माइनस आर, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। मतलब हमने किसी भी एक नंबर को कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड है, हम तीनों में से कोई भी नंबर को कांस्टेंट माना होता है, तो हम ऑलमोस्ट जो पीछे वाला नंबर होता है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमने जेड को कांस्टेंट मान लिया, मतलब जेड को हम के लिखेंगे, कि हम जेड लिख के तो भूल भी सकते हैं, तो के तो ध्यान में रहता है कि हाँ ये कांस्टेंट है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 0 0, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 माइनस 3 0। इसको हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी -1 2 0। तो हमारे पास ये क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने सेपरेट कर लिया। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, जेड को तो हमने के मान लिया है, तो हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1, इस रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 है, क्योंकि ये वैल्यू हमें 0 मिली। यहाँ पे क्या है 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3z इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है k, तो -2 + 3k दैट इज़ 3k - 2। अब हमारा k कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यूज़ वेरी करेगी, जैसे जैसे हम k को वेरी करेंगे तो हमारा y चेंज होता रहेगा, हमारा k भी चेंज होता रहेगा। और हमारी x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, बट ये भी चेंज हो सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2z हो जाता, यहाँ पे हो जाता x + 2z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये x इक्वल्स टू -2k, ये भी k पे डिपेंडेंट हो सकता था। तो हमारे पास यहाँ पे k आ गया, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आ चुका है जो चेंज होता रहेगा, जिसकी वैल्यू वेरी करने पे हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हमारे मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, r इक्वल्स टू r डैश बट दैट इज़ लेस देन n। अब हमारे पास नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब सॉल्यूशन हमने ये देख लिया, हमने कोई मैट्रिक्स लिख रखा है, हमने ऑलरेडी इसको ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो हमारे पास लास्ट रो को स्किप करके, लास्ट कॉलम को स्किप करके हमारे पास इसकी रैंक कितनी आ रही है, ये हमें दिख रहा है, इसकी रैंक आ रही है 2, स्मॉल r इक्वल्स टू 2 बट r डैश दिस r डैश मतलब हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नंबर नॉन जीरो रोज हमें 3 मिल रही है, तो हमारे पास r डैश की वैल्यू हो गई 3। तो हमारा r इक्वल्स टू r डैश नहीं है, 2 नॉट इक्वल्स टू 3, कभी भी 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हमारा इसका कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ी थी कि इस केस में हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, r दैट इज़ r नॉट इक्वल्स टू r डैश। हमारा r और r डैश कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें x y z की वैल्यूज़ हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इक्वल में हमारी जो इक्वेशंस थी उनके इक्वल में हमें कोई भी नंबर गिवन होता है। अब हम पढ़ेंगे होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में। होमोजेनस इक्वेशन होता है हमें इक्वल में 0 दे रखे हैं, तो हम इसमें कैसे निकालते हैं। अब होमोजेनस इक्वेशन में हमें 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा होता है, उसमें था सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, बट हाँ वन मोर थिंग, हमारे पास यूनिक और मैनी सॉल्यूशन थे। यूनिक और मैनी सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट मतलब हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और नो सॉल्यूशन मतलब हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब होता है ये नॉन कंसिस्टेंट है। हमें सिर्फ ये भी बोल सकता है कि ये बताओ ये एग्जिस्ट करता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ये हमारे दो वर्ड होते हैं इनको डिफर करने के लिए, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। मतलब ये बताएंगे कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये बताएगा हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल। मतलब ये बताएगी इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। दिस इज अबाउट सॉल्यूशंस। ट्राइवियल सॉल्यूशंस हमें बताता है कि हमारी x, y और z की वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हमें बताता है कि हमारे पास x, y, z की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब अदर देन ज़ीरो हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ और होती है x, y, z की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम इसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारा जो r की वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें हम ज़ीरो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में तो पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वल में ज़ीरो आ गया तो ये हम नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो हमारी रैंक होती है हम उसको r कंसिडर करते हैं। तो r है हमारे यहाँ पे, अगर हमारे r की वैल्यू इक्वल्स टू n हो जाएगी, r की वैल्यू n मतलब नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे पास रैंक हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो उस केस में हमारा x, y, z की वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। बस हमें ये चेक करना है उसकी रैंक निकालनी है और वो नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल है या नहीं है। और नॉन ट्राइवियल में अगर r की वैल्यू हमारी लेस देन n है, तो ये ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकती, तो इस केस में हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और r माइनस n को हम कैसे करते हैं, नंबर मतलब इनको हम कांस्टेंट मानते हैं, जैसे हमने मैनी सॉल्यूशन के केस में किया था, r माइनस n इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम इनको कांस्टेंट मानना पड़ता है, जैसे कि हमने k को माना था। अब हमारे पास ट्राइवल और नॉन ट्राइवल, बट हेयर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो होती है, बट इसमें जो मैट्रिक्स हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव में यूज़ होते हैं। हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो है, बट हमारी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, और यहाँ पे हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ पे अल्टरनेटिव है, एक ज़ीरो है तो दूसरा ज़ीरो नहीं होगा, और यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं है तो दूसरा ज़ीरो होगा, प्लस माइनस, तो ऐसे याद हो जाएगा। बट हमारे पास अब नेक्स्ट है कि हम इनके सॉल्यूशंस कैसे देखते हैं। ट्राइवियल सॉल्यूशन 2 1 0, ये हम इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख दिए हैं 2 1 0 1 2 1 3 1 0, हमने इसके कोफिशिएंट लिख दिए यहाँ पे। ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं। हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी हम इसकी रैंक देखेंगे। हमें क्या देखना था, इसकी रैंक कितनी होगी, तो हमारे पास इसकी रैंक है 3, नहीं यहाँ पे 8 है, ये हमारे पास इसकी रैंक है 3, और हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, x, y और z, हमारे पास 3 अननोन है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3, और हमारी रैंक भी 3 है। अगर हमारे पास अब n और r इक्वल हो गए और n और r की वैल्यू इक्वल होती है तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारी x, y और z की वैल्यू हो जाएगी 0। हम इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, x, y, z इक्वल्स टू 0, और हमारे पास इनकी वैल्यूज़ रैंक इक्वल है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू 0 होगी। या फिर हमें यूँ भी कह सकता है, ये ट्राइवियल सॉल्यूशन है, इसमें ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे कोई भी बोल देगा क्वेश्चन में कि ये हमारा ट्राइवियल सॉल्यूशन है, यहाँ पे लैम्डा है, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, और हम निकाल देंगे कि लैम्डा की ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हमारे पास है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होगा, हमें इक्वेशन दे दी, हमने उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसकी रैंक कितनी दिख रही है, हमें नंबर ऑफ़ नॉन जीरोज़ की, हमारी लास्ट वो तो 0 है, तो हमारे पास दो रोज़ ऐसी मिल गई जो नॉन जीरो, तो इसकी रैंक हो गई 2। बट हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स n की वैल्यू कितनी है 3, एक्स वाई जेड हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स 3 है, तो हमारी n की वैल्यू 3 है और हमारी r की वैल्यू 2 है, तो n माइनस r दैट इज़ 3 - 2, मतलब हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा जिसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो हम उसको कांस्टेंट मान लेंगे। हमने z को k मान लिया। अब हम इसको लिखेंगे 1 0 0 1 -4 0 2 -7 0। अब हम इसको x y z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास होगा 0 0 0। अब हमारे पास हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दिखेगा, इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + y + 2z की वैल्यू 0, नेक्स्ट -4y - 7z की वैल्यू 0, और नेक्स्ट वाली तो हमारे पास 0 ही है। और तो हमने क्या करना था, z की वैल्यू को k मानना है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर हमें कांस्टेंट माना, तो हमने z को कांस्टेंट मान लिया। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो गई -4y = 7z, दैट इज़ y = -7/4
के, यानी हमारी के की वैल्यू जितनी जितनी वेरी करेगी वहाँ से हमारी वाई की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो हमारे पास x + y + 2z = 0 है, तो x + y की वैल्यू हम यही लिख देंगे -7/4 k + 2k, दैट इज़ 4 8। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी k/4 और हमारी x की वैल्यू मिल गई -k/4। हमारी x और k की दोनों की वैल्यूज़ k पे डिपेंडेंट हो रही है, मतलब हमारी k की जैसे जैसे वैल्यूज़ वेरी करेंगी हमारा वैल्यूज़ वेरी करती रहेंगी आंसर्स की। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब हमारा सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं है, हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करती। बट इसमें क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। हमारा जो भी मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट हमें ज़ीरो मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पे हमारे पास लैम्डा है, तो हमें लैम्डा की वैल्यूज़ निकालो, या फिर हमारे पास लैम्डा है यहाँ पे म्यू है, लैम्डा या म्यू में कोई रिलेशन निकालो, और हमें क्वेश्चन में देगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू से हमें लैम्डा और यू में रिलेशन मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, comments and share.